अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टेस्ट नंबर 12 की डिस्कशन करेंगे जो कि केमिकल काइनेटिक्स से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। ठीक है, जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है कब, कि जब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो यूनिटी हो। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है रेट किसके इक्वल है, रेट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास 1 हो तो रेट किसके इक्वल होगा, रेट इक्वल होगा के, यानी कि रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यूनिटी। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिटी हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द ऑर्डर ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है, ठीक है, इसका आप देखें कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के साथ नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें लगता है कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर वो 2 होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की जो डिकम्पोजिशन है उसमें एक स्टेप नहीं बल्कि एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये डिसोसिएट होता है किस में, NO2 और NO3 में। ठीक है, अब क्योंकि ये स्लो स्टेप है तो स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, रेट लॉ लिखा जाता है और रेट लॉ क्या बता रहा है कि जो रेट है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि रेट जो है वो जस्ट नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि N2O5 की जो डिकम्पोजिशन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन इज। मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है यानी किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी अगर एनर्जी मौजूद है तो तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये वो एनर्जी है जो कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कौन सी होती है, कि जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, कोलिजन के नतीजे में प्रोडक्ट बनता है। और अगर मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद नहीं है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और वापस बाउंस बैक हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड ऑन। रेट कांस्टेंट जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो रेट कांस्टेंट जो है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता, रिएक्शन की ड्यूरेशन पे भी डिपेंड नहीं करता, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, जस्ट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ 3A जो कि रिएक्टेंट है हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये किसके इक्वल होगा। अब ज़रा याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या फिर डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जितना रिएक्टेंट में कमी आती है उतनी ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले लें, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, या हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले लें, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ ज़रा देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये इन्होंने प्रोडक्ट के हवाले से बताया है, तो ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिए, हमारे पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 3 थे, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 थे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का मेथड क्या है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे आपने क्या करना है, उसको 1 ओवर नंबर ऑफ मोल्स करके लिखना है।
ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ज़रा देखिएगा, अब यहाँ पे डी बी ओवर डी टी किसके इक्वल आएगा, ये फिर इक्वल आ जाएगा -2/3 डी ए ओवर डी टी। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनेगा, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि हम इनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते नंबर ऑफ मोल्स को, यानी 3 ऊपर क्यों नहीं लिखा और 2 ऊपर क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अकॉर्डिंग हम उसको इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उसका इन्वर्स लिखा जाए, ताकि क्या हो कि रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल हो जाए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर दूसरी तरफ हम कह सकते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट जो है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके 100% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास है ए ओवर के। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा होता है, ऐसा रिएक्शन कि जिसमें रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि हम क्या लिखते हैं, हम रेट लिखते हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए, क्या होगा कि इंटू द कंसंट्रेशन की पावर क्या आएगी, ज़ीरो, क्योंकि रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये वाला सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ज़रा देखिएगा, हमें रेट मालूम है, रेट क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं x ओवर टी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से x किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा के टी के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, हमारे पास ये इक्वेशन है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जब रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है, तो उसका मतलब है कि सारे का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिखेंगे, ए किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आ जाएगा के टी के। तो यहाँ से हमने टाइम फाइंड कर लेना है, टाइम किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है ए ओवर के। तो एक्चुअली हमने क्या किया, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसी से हमने टाइम फाइंड कर लिया है कि 100% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो तो टाइम जो है वो किसके इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.393 मिनट्स। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल बी। अब क्वेश्चन में जो हमें क्या गिवन है, हाफ लाइफ जो है पीरियड वो गिवन है 6.93 और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि 99% जो है रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, हमने टाइम फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशन है रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ का, वो क्या है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान। अब यहाँ ज़रा देखें कि हमें हाफ लाइफ गिवन है। ठीक है, जब हाफ लाइफ गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने के की जगह पे ये 6.93 वैल्यू पुट की है, सॉरी हाफ लाइफ की जगह, और हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई है, 0.1 पर मीटर। ठीक हो गया। अब आपको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन है वो क्या है, T इज इक्वल टू 2.303 ओवर के इंटू लॉग ए नॉट ओवर ए। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि हमारे पास ए नॉट जो है ये होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए जो है जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये होती है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि 99% कंप्लीशन हो चुकी है, तो इसका मतलब है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 100,
तो इसमें 99% कंप्लीशन के बाद कितनी रह जाएगी, 1। ठीक है, तो हम जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे log 100/1, तो ये क्या बनता है 2। तो यहाँ से हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो है 46.06 मिनट्स। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 46 मिनट्स। अब इस क्वेश्चन को देखें कि हमें हाफ लाइफ गिवन थी, वहाँ से हमने रेट कांस्टेंट फाइंड कर लिया। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन जो है उसमें हमने वैल्यू पुट की है, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज रिड्यूस्ड टू 25% इन एन आवर, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, ठीक है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो चुकी है कितनी, 25% तक इन 1 आवर, यानी 1 घंटा टाइम है। इसमें हमारे पास जो है रिएक्टेंट वो कितना बाकी बच गया है, 25%। तो हमने हाफ लाइफ पीरियड बताना है। अब ये बहुत ही सिंपल है, आपको हाफ लाइफ की डेफिनेशन याद होगी, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 50% ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये ज़रा देखिएगा कि हमारे पास जो फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड होगा, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, तो इसमें हमारे पास कितने परसेंट बच जाएगा। स्टार्टिंग पे हमारे पास 100% है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हमारे पास 50% बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड हाफ लाइफ के बाद कितना, 50 का हाफ बचेगा, तो हमारे पास 25%। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल हाफ लाइफ कितनी है, 2। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना है, 1 आवर है, और इसमें 2 हाफ लाइफ है, तो हम क्या करें, 1 आवर को 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हाफ आवर, 1/2 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि बाकी बच गई है 25% और टाइम लगा है 1 घंटा, ठीक है, तो उसकी हाफ लाइफ क्या थी, उसकी हाफ लाइफ थी 30 मिनट्स। अब इसी जो है क्वेश्चन को हम काइनेटिक इक्वेशन की मदद से अगर सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको ज़रा देखिएगा। हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए काइनेटिक इक्वेशन वही K = 2.303/T इंटू लॉग A/A-x। अब A जो है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, और A-x वो कंसंट्रेशन होगी जो बच जाएगी, बाकी रहेगी आफ्टर टाइम T, तो वो कितनी है, 25 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है ज़रा देखिएगा, हमारे पास K की वैल्यू क्या आ रही है, K की वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.386। तो हम क्या करें, हमारे पास हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 आवर के। तो के की जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हाफ लाइफ कितनी आ रही है, 0.5 आवर्स, यानी कि हाफ आवर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द रिएक्शन इंथैल्पी। अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन इंथैल्पी जो है वो चेंज नहीं होती, सेम रहती है। ठीक है, बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है कि वो रिएक्शन को एक नया पाथ देता है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो कैटलिस्ट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट को इंक्रीज करता है। तो इस तरह क्या होता है, नेट चेंज जो है इंथाल्पी में वो ज़ीरो रहेगा, यानी कि इंथाल्पी चेंज, रिएक्शन इंथाल्पी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर डैश देन आयनिक रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हैं ये आयनिक रिएक्शन के निस्बत स्लोअर होते हैं। ठीक है, आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, आयनिक रिएक्शन में आयनिक स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं, यानी चार्ज स्पीशीज़, जिसकी वजह से रिएक्शन रेट जो है फास्टर होते हैं। जबकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। जबकि आयनिक रिएक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ आयंस की वजह से आयनिक रिएक्शन क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिएगा, देयर इज़
more than one rate determining step in all the reaction mechanism. The specific rate constant for a reaction is independent of the concentration of the reacting species. और सी ऑप्शन है द रेट ऑफ कैटालाइज रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो सी ऑप्शन है ये ट्रू है। ठीक है, कि जो कैटालाइज रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्या था कि एक से ज़्यादा रेट डिटर्मिंग स्टेप होते हैं, तो रिएक्शन में एक ही रेट डिटर्मिंग स्टेप होता है विच इज़ द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन क्या था कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कब होगा, जब कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिटी हो। तो इसलिए इस बी ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द हाफ लाइफ ऑफ N2O5 इज 24 मिनट्स। If the concentration of N2O5 is 0.1 mole, then concentration of N2O5 remained is obtained 0.0125 मोल। कितना टाइम लगेगा, ठीक है, N2O5 की जो अमाउंट है वो हमारे पास इनिशियली कितनी थी, 0.1 मोल। ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ 24 मिनट्स है, और इस कितने टाइम के बाद जो है इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास बचेगी 0.0125 मोल। तो ये बहुत इजी है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1 मोल, हाफ लाइफ क्या है, 24 मिनट है। अब पहली हाफ लाइफ के बाद 50% रह जाएगा, कितना रह गया, 0.05। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, 0.025। थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, 0.0125। तो इसका मतलब है 3 हाफ लाइफ गुजरी है, एक हाफ लाइफ कितनी है, 24 मिनट्स। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, 72 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट डैश ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, द वे मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट एंड कोलाइड एंड प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स और कैटलिस्ट। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, इससे हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म पता चलता है। ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट डिटरमिनिंग स्टेप में ही जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रेट ला एक्सप्रेशन में जब फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप की इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, इसके बाद कितने मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं और कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है रिएक्शन इंटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसके लिए हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो है कॉपर। ठीक है, कॉपर को हम यूज़ करते हैं और ये जो रिएक्शन है इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब कॉपर जो है ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे। इसकी रीज़न क्या है कि कॉपर जो है इट प्रोवाइड्स एन एक्टिव सरफेस फॉर द रिएक्शन टू अकर, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। तो ये आपने याद रखना है कि इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, कॉपर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर द रिएक्शन। हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें ए और बी रिएक्टेंट है, इनके दो दो मोल्स हैं, आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे, प्रोडक्ट सी। अब हमारे पास ए और बी की डिफरेंट कंसनट्रेशंस हैं। ठीक है, और साथ में रेट बताया हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमने बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, पहले दोनों जो हैं इसमें ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट और बी की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है। बी की कंसंट्रेशन हमने जब 0.01 से 0.02 यानी डबल कर दी तो रेट भी क्या हो गया, डबल। ठीक है, रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन रेट जो है वो बी की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है कि अगर आप बी की कंसंट्रेशन डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, रेट भी डबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ, इसमें क्या है, इसमें बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और ए की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है। इसमें ए की कंसंट्रेशन 0.02 से 0.04 हो गई है। ठीक है, यहाँ पे डबल हो गई।
अब ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट जो है वो 0.006 से कहाँ चला गया, 0.024। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेट है वो एग्जैक्ट डबल नहीं हुआ, बल्कि वो 4 टाइम इंक्रीज हुआ। हमने क्या किया था, हमने ए की कंसंट्रेशन डबल की थी, तो जब हमने डबल की तो उसका स्केयर लेंगे, तो स्केयर लेने से हमारे पास रिएक्शन रेट 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है ए की सेकंड पावर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास जो इसका रेट एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए पावर टू, यानी ए स्केयर इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ देखें तो रेट एक्सप्रेशन से हमें साफ पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये थर्ड ऑर्डर है। तो गिवन ऑप्शन में थर्ड का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ। जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है, दे ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें इसका क्या मतलब है कि रेट जो है, रेट ऑफ डिके, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अमाउंट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, एंड इट्स रेट इज़ डिटरमिन्ड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड। इसका जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो न्यूक्लियाइड की, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। तो सिंपल आप याद रख लें, इसको फैक्ट समझ लें कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है, वो बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, अब इसमें क्या है, ये हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ऐसा रिएक्शन कि जिसमें एक रिएक्टेंट जो होता है वो एक्सेस में होता है और रिएक्शन रेट उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अब ये रिएक्शन जो है इट इज़ कैरीड आउट इन एक्वस सॉल्यूशन, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, एसेंशली कांस्टेंट, यानी वाटर इसमें एक्सेस में होता है, तो रेट जो है फिर वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, जस्ट टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, हाफ लाइफ ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और इसकी हाफ लाइफ जो है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे पास रेट लॉ, कंसंट्रेशन टाइम इक्वेशन और हाफ लाइफ है। ठीक, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, अगर हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, तो हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है, इसमें हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप इस हाफ लाइफ के रिलेशन को याद भी कर लेना है, इस टेबल को अच्छे से आपने। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसका रेट ला, उसकी हाफ लाइफ एक्सप्रेशन, ठीक है, और उसके जो है कंसंट्रेशन टाइम इक्वेशन, तो ये आपने टेबल अच्छे से याद कर लेना है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सी टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, दिस इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ड्यू टू। अब टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो इंक्रीज़ होता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो इंक्रीज़ इफेक्टिव कोलेजन जो है, नंबर ऑफ़ इफेक्टिव कोलेजन वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ़ इफेक्टिव कोलेजन इंक्रीज़ होंगी तो क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन।
ठीक है। रेट कांस्टेंट के का जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट है वो क्या है, वो हमारे पास है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है, लीटर पर मोल पर सेकेंड। और थर्ड के लिए क्या है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। तो यूनिट ऑफ जो रेट कांस्टेंट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे यूनिट में लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब हो सकता है। ठीक है। या जहाँ पे मोल पर लीटर है या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसको हम मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल एम। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, द प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t इज लीनियर स्लोप ऑफ। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि हमारे पास जब हम क्या करते हैं, प्लॉट ड्रा करते हैं बिटवीन लॉग के एंड 1/t, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, क्या आता है, स्ट्रेट लाइन की जिसकी स्लोप क्या होती है, नेगेटिव। ये स्लोप किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है -EA/2.303 r। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है, स्लोप जो है किसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, इंक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, alters द रिएक्शन मैकेनिज्म, इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो कैटलिस्ट जो है बेसिकली क्या करता है, रिएक्शन मैकेनिज्म को ही चेंज कर देता है। alters द रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन को एक नया पाथ देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। तो जब कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म को चेंज करेगा तो उससे क्या होगा, ठीक है, कैटलिस्ट कैन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज द रिएक्शन रेट, इम्प्रूव्ड यील्ड एंड सेलेक्टिविटी एंड रिड्यूस साइट रिएक्शंस। तो ये कुछ कैटलिस्ट के जो हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो क्या क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी। एक ऐसा रिएक्शन के जिसमें दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हों। ठीक है, इट कैन नेवर बी यूनिमोलिकुलर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड बाईमोलिकुलर। ठीक है, तो इट कैन नेवर बी यूनिमोलिकुलर। ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो होगा कि जिसमें एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है, जो कि डिकम्पोज हो रहा है या रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या बताया है कि रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक, तो दो डिफरेंट रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं तो वो किसी सूरत में यूनिमोलिकुलर नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑर्डर तो हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि रेट जो है वो किसी एक रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा। ठीक है। सेकंड ऑर्डर बिल्कुल हो सकता है कि अगर रिएक्शन जो कि रेट दोनों रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करे। और बाई मॉलिकुलर रिएक्शन तो दो रिएक्टेंट है तो बाई मॉलिकुलर होगा। तो एक ऐसा रिएक्शन के जो दो डिफरेंट रिएक्टेंट पर मुश्तमिल है, इट कैन नेवर बी यूनिमोलिकुलर। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, हाफ लाइफ ऑफ 10 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप इज 10 डेज, द हाफ लाइफ ऑफ 20 ग्राम इज। अब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, और अभी हमने डिस्कस किया था कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की जो डिसइंटीग्रेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा कि अगर 10 ग्राम हो या 20 ग्राम हो या 100 ग्राम हो, ठीक है, हाफ लाइफ उतनी ही रहेगी। ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट डिपेंड्स ऑन द आइसोटॉप्स प्रॉपर्टीज सच एज इट्स डिके कांस्टेंट, डिके रेट एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। और ये जो है आइसोटॉप जो है उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसको कैसे डिटरमिन करते हैं, ग्राफिकल मेथड, हाफ लाइफ मेथड, डिफरेंशियल मेथड या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के मेथड ज़रा देखिएगा, ग्राफिकल मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है, डिफरेंशियल मेथड है, इसके अलावा इंटीग्रेशन मेथड है, ऑस्टवार्ड्स आइसोलेशन मेथड है, फ्रैक्शनल लाइफ मेथड है, इनिशियल रेट मेथड है, कंडक्टिविटी मेथड है और स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस है। ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास मेथड होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए।
अब कौन सा मेथड इम्प्लाई करना है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है या रिएजेंट है उसकी नेचर क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज। ठीक है, अब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बतानी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ग्रेटर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या लेस देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो इंथाल्पी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है, तभी तो जो होता है एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो एंडोथर्मिक के केस में ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ ज़रा ग्राफ से भी आप देख सकें। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं किसे हैं? ठीक है, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान जितना गैप आ रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक के केस में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जबकि एंडोथर्मिक के केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ग्रेटर है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, लेस देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, हाफ लाइफ और ऑफ कार्बन 14 इज 5760 ईयर्स। यानी ये कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो कितने हैं, 5760 ईयर्स। 100 मिलीग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कार्बन 14 विल रिड्यूस्ड टू 25 मिलीग्राम। अब हमें हाफ लाइफ बता दी है और ये भी बता दिया है कि हमारे पास कार्बन 14 का जो सैंपल है वो 100 मिलीग्राम है। ठीक है, कितने टाइम के बाद जो हमारे पास कार्बन 14 है वो रिड्यूस होकर 25 मिलीग्राम बच जाए। तो हमने एक्चुअली यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, अब ये बहुत ही इजी है, ज़रा देखिएगा कि हमारे पास इनिशियली जो है वो कितना है, इनिशियली हमारे पास 100 मिलीग्राम है। ठीक है, अब फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, 50 मिलीग्राम। सेकंड हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, सेकंड के बाद रह जाएगा 25 मिलीग्राम। ठीक, अब हाफ लाइफ जो है वो क्या है, 5760 ईयर्स। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना आया, 11520। तो इतने साल रिक्वायर्ड, इतने ईयर्स रिक्वायर्ड हैं कार्बन 14 के सैंपल को 100 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम तक आने में। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, द यूनिट ऑफ स्लोप इन आर्हीनियस प्लॉट टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज। अभी हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि एक्टिवेशन एनर्जी स्लोप जो है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है -EA/2.303 R। तो यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने यूनिट ऑफ स्लोप फाइंड करना है। अब ये ज़रा देखिएगा, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी किस में होती है, जाउल पर मोल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है जो आर है, जर्नल गैस कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है जाउल पर केल्विन पर मोल। तो जाउल पर मोल कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास स्लोप का यूनिट क्या बचता है, केल्विन। सो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद KMnO4 एंड H2SO4 इज स्लो एट बिगनिंग बट आफ्टर सम टाइम द रिएक्शन बिकम फास्टर ड्यू टू। अब हमारे पास रिएक्शन जो है वो ऑक्सैलिक एसिड का है विद पोटाशियम परमैंगनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग पे रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन जो है फास्टर होता जाता है। तो इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज सल्फेट विच एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या है, इसमें हमारे पास मैंगनीज सल्फेट बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंगनीज सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, एडिशन ऑफ टेट्रा इथाइल लेड इन पेट्रोल इज एन एग्जांपल ऑफ। अब टेट्रा इथाइल लेड जो है ये क्या है, ये एक एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जब टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल में ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, ये पेट्रोल वेपर्स का जो इग्निशन है उसको डिक्रीज़ कर देता है, ताकि पेट्रोल जो है वो जल्दी कंबस्शन उसकी स्टार्ट ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक्चुअली क्या कर रहा है,
ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। जो कंबसन है पेट्रोल की उसको डिक्रीज़ कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये नेगेटिव कैटलिस्ट में आएगा। नॉर्मली नेगेटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं कि वो कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हाइबर्स प्रोसेस कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ आयरन इज पॉइजन्ड बाय। अब हाइबर प्रोसेस में हम आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है तो वो पॉइजन का काम करेगी, ठीक है। सो एफिशिएंसी ऑफ आयरन इज पॉइजन्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, विच इज प्रेजेंट विद हाइड्रोजन गैस। अब ये ऐसा होता क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कैसे पॉइजन का काम कर रही है। बेसिकली क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आयरन सरफेस के साथ स्ट्रांगली बाइंड हो जाती है। जब वहाँ पे बाइंड हो जाएगी तो एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देगी और जो एडजॉर्प्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, ठीक है, तो उसमें कमी आ जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इन सॉल्यूशन दैट हैज़ एन ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर ऑफ 2। यानी रेट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर है, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट बताना है हमने, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, ज़ीरो ऑर्डर हो तो उसके लिए यूनिट क्या होगा, उसके लिए यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो या मोल पर लीटर हो तो उसको आप मोलैरिटी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर के हवाले से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पर मोलैरिटी पर सेकंड, ठीक है, या फिर क्या होगा, लीटर पर मोल पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, द पावर्स इन द रेट लॉ आर डिटरमिन्ड बाय। रेट लॉ में जो पावर्स लिखी जाती हैं, ठीक है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर, तो वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती हैं, ठीक है। द पावर इन द रेट लॉ आर आल्सो नाउन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, इट इज़ डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, विच कंसंट्रेशन प्लॉट इज लीनियर फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए हमने बताना है कि कौन सा प्लॉट जो है वो लीनियर होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, स्क्वायर रूट ऑफ ए वर्सेस टाइम, नेचुरल लॉग ए वर्सेस टाइम, या फिर ए स्क्वायर वर्सेस टाइम, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने एक तो यहाँ से ये टेबल याद कर लेना है, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन है नेचुरल लॉग ए टी ओवर ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम क्या करें, अगर हम नेचुरल लॉग ए यानी लॉग ए वर्सेस टाइम का ग्राफ लें तो हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या आता है, लीनियर आता है, ठीक है। इसी तरह अगर ज़ीरो ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पे हमने ग्राफ किसके दरम्यान लेना है, टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर के लिए क्या लेंगे, इन्वर्स ऑफ ए वर्सेस टाइम, और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर वर्सेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, वाई इज़ अ मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर एन इफेक्टिव कोलेजन। अब इफेक्टिव कोलेजन के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्यों रिक्वायर्ड होती है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बेसिकली इट इज़ रिक्वायर्ड, दिस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, क्यों, इट नीड्स टू ब्रेक बॉन्ड्स, एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड हैं वो ब्रेक होंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इसीलिए रिक्वायर्ड है कि। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट इज इक्वल टू के इंटू NO2 स्क्वायर इंटू द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रेट इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO इज ट्रिपल्ड द इनिशियल रेट। अगर हम क्या करते हैं, हम NO की जो कंसंट्रेशन है उसको ट्रिपल कर देते हैं। तो ज़रा देखिएगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है, रेट इक्वेशन, इसमें NO की पावर क्या है, 2 है।
तो अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को क्या करोगे, ट्रिपल कर दोगे, तो रेट जो है वो पावर में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो 3 की पावर अगर 2 हो तो उसका आंसर क्या आता है 9। तो उसका मतलब है इनिशियल रेट जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ 9। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला ऑप्शन देखिएगा, इंटरमीडिएट्स डू नॉट अपेयर इन द नेट केमिकल इक्वेशन और ओवरऑल रेट ला, तो ये तो बात ट्रू है। सेकंड क्या है, जब द फर्स्ट स्टेप इन अ मैकेनिज्म ऑलवेज डिटरमिन्स द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पहला स्टेप ही जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो। रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप ही हो। ठीक है, सो इसलिए बी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसी तरह सी ऑप्शन क्या था, इन एलिमेंट्री रिएक्शंस कोफिशिएंट गिव द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये तो बात ठीक है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है, प्लॉसिबल मैकेनिज्म मस्ट अकाउंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड रेट ला, तो ये भी बात ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, वाई डू फाइन आयरन वायर्स बर्स्ट इनटू फ्लेम व्हेन लाइटेड व्हाइल एन आयरन फ्राइंग पैन डज नॉट। अब क्वेश्चन है कि जो वायर्स होती हैं आयरन वायर्स, ठीक है, वो आसानी से जो है फ्लेम से बर्स्ट हो जाती हैं, जबकि आयरन फ्राइंग पैन जो है, ठीक है, ये नहीं होता। तो इसकी रीज़न बतानी, इसकी रीज़न ये है कि वायर्स जो हैं इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा आयरन पार्टिकल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं क्विकली। ठीक है, सो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच टू पार्टिकल्स कम टुगेदर टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने टर्म बतानी है कि जिसमें दो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एलिमेंट्री प्रोसेस। एलिमेंट्री प्रोसेस एक सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बेस्ड ऑन द क्लेयन मॉडल द एटम्स एट द टॉप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर कॉल्ड। अब क्लेयन मॉडल जो है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कि जो एटम्स होते हैं जिनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हिल पे होते हैं एट द टॉप। ठीक है, ज़रा देखिएगा कि जब हम क्या करते हैं, जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो सबसे ऊपर हम क्या जाहिर करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी ये हाई जो पोटेंशियल एनर्जी हिल है। ठीक है, ये किसको शो करती है, ये शो करती है ट्रांजिशन स्टेट को। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो शॉर्ट लिव स्पीशी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। और ये वो मैक्सिमम पॉइंट होता है कि जिसके बाद क्या है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास जो है पेडागोजी के एमसीक्यूज हैं, ज़रा देखिएगा। एजुकेशन मीन्स एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन बिहेवियर, तो लर्निंग जो है उसका मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए क्या आएगा, एजुकेशन मीन्स एक्सपीरियंस। उसके बाद देखिए कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो माइनर होते हैं बिहेवियर, एबनॉर्मल भी इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी नामुनासिब जो है, ठीक है, गैर मुनासिब जो बिहेवियर है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इग्नोर करके उसको कम किया जा सकता है। उसके बाद देखें, अकॉर्डिंग टू अमीली द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज़ टू मेक, नोबलेस्ट वर्क जो है टू मेक अ रीजनिंग मैन। ठीक है, गुड सिटीज़न नहीं, थिंकर नहीं, एंट्रीप्रेन्योर नहीं, बल्कि क्या हो, रीजनिंग मैन बनाना, ये नोबल वर्क है एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल क्या है, स्कूल इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। तो दोनों में क्या आएगा, सोशल आएगा। उसके बाद देखें, द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ
थॉट प्रोसेस, यानी फील्ड ऑफ स्टडी जो कि विच कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, तो इसको कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, इस स्टडी ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी को कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। उसके बाद देखें द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव आर्गूमेंट इट, जो डिडक्टिव आर्गूमेंट होता है इसका कंक्लूजन क्या होता है, सर्टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखें, ऑल हु हैव मेडिटेटेड ऑन द आर्ट ऑफ गवर्निंग मैनकाइंड हैव बीन कन्विंस्ड दैट द फैट ऑफ अंपायर्स डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन ऑफ यूथ। ठीक है, अब ये किसकी सेइंग है, ये अरिस्टोटल की सेइंग है। अब इसमें सिंपल देखें कि इसमें क्या कहा गया है कि जो कोई भी अंपायर है या कोई भी नेशन समझ लें, ठीक है, उसकी जो तकदीर है वो किस पे डिपेंड करती है, वो यूथ की एजुकेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कोई भी कंट्री जो है वो कितनी ग्रो करेगी, ठीक है, या उसकी किस्मत जो है वो उसका इन्हिसार किस बात पे है, उसका इन्हिसार जो है एजुकेशन पे है, और मोस्टली एजुकेशन ऑफ यूथ। तो दिस इज़ द सेइंग ऑफ एरिस्टोटल। उसके बाद देखें ब्लैक बोर्ड जो है इज़ इन विच कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स, तो ब्लैक बोर्ड जो है इट इज़ अ विजुअल एड। ठीक है, इसमें ऑडियो नहीं आती बल्कि आप देखते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, तो ये विजुअल एड की एग्जांपल है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मैयर्स हाउ इट क्लेम्स टू मैयर, इट इज़ कॉल्ड वैलिडिटी। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड वैलिडिटी। तो क्वालिटी ऑफ टेस्ट जो क्या मैयर करता है कि व्हाट इट क्लेम्स टू मैयर। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू गिव सम स्कोर्स व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड एट डिफरेंट ओकेजन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ टेस्ट के अगर क्या किया जाए, एक टेस्ट परफॉर्म किया गया है डिफरेंट ओकेजन्स पे, ठीक है, विच गिव सेम स्कोर, तो इट शोज रिलायबिलिटी। ठीक है, अगर क्या हो कि आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स जो हैं उनमें क्या है, उनमें क्लोजनेस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। वैसे भी हम जब किसी रिलायबल चीज़ की बात करते हैं तो रिलायबल चीज़ का मतलब है कि जो अपने रिज़ल्ट को रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, सेम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या कहते हैं, रिलायबल। तो ये टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 12 था, इसकी हमने डिस्कशन की। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, और साथ में पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर हों।